एक राष्ट्र जो दर्द से बना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन वैसे हुआ तो पॉलिटिक्स की वजह से था, एक ऐसा पॉलिटिक्स जिसने कागजों पर तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने की लकीर बहुत ही आसानी से खींच दी, पर कागज पर खींची हुई वो लकीर जमीनी स्तर पर आते आते लाखों लोगों की मौत और करोड़ों लोगों की पलायन का कारण बन गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ट्रेनें लाशों से भरी हुई जाती थी और लगभग लाशों से भरी हुई वापस भी आती थी। पाकिस्तान का जन्म ही डर, खून और अव्यवस्था से हुआ था। जन्म जो दर्द लेकर आई थी, क्योंकि ये जन्म ही जल्दबाजी में और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से किया गया था। एक ऐसा जन्म जिसमें कराची, लाहौर के साथ साथ रावलपिंडी जैसे शहरों को भी शरणार्थी शिविर में बदलना पड़ गया। 14 अगस्त 1947 की रात जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो लाखों मुसलमानों की आंखों में एक सपना था, एक ऐसे देश की जहां वो इस्लाम के उसूलों पर अमल कर सकेंगे, सो भी बिना किसी भेदभाव के। और यही बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही भी थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, मॉस्क्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पर लाखों लोगों के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना का यह सपना बहुत जल्द खंडहरों में तब्दील होने लगा। पाकिस्तान को आज़ादी तो मिल गई थी, पर उस वक्त उसके पास ना तो कोई अस्थायी राजधानी था, ना सुनिश्चित संविधान और ना ही कोई केंद्रीय बैंक। और यही सब देखने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास देश तो था, पर ना तो योजना थी और ना ही व्यवस्था। और जस्ट पाकिस्तान की आज़ादी के अगले साल यानी कि 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान में नेतृत्व का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। लियाकत अली खान, जो कि उस समय के पाकिस्तान के पीएम थे और साथ ही साथ जिन्ना के बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने पुरजोर मेहनत की पाकिस्तान को संभालने की। पर 1951 में रावलपिंडी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसका आज तक पता नहीं चल सका कि उन्हें गोली क्यों मारी गई। पहले संस्थापक यानी मोहम्मद अली जिन्ना और फिर प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई। ये पाकिस्तान के लिए उस वक्त किसी बड़े झटके से कम नहीं था। ये तो बात रही शुरुआती 3-4 सालों की, जहां पाकिस्तान ने अपने फाउंडर से लेकर के अपने पहले प्राइम मिनिस्टर तक को खो दिया। और इन दोनों खोने के बाद पाकिस्तान लगभग बेसहारा हो गया। और यहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस की। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री दी गई थी और ओवरऑल रिसोर्सेज का 17% यानी कि 17% दिया गया था। 921 मेजर इंडस्ट्रीज में से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई। और साथ ही साथ पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंट्रोल भी उस वक्त इंडिया के पास ही था, क्योंकि उस वक्त आरबीआई ही पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक और साथ ही साथ इंडिया का सेंट्रल बैंक, दोनों का ही सेंट्रल बैंक था। इंडिया के पास टोटल कैश बैलेंस उस वक्त 400 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने का डिसीजन लिया गया। 20 करोड़ तो पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही दे दिया गया। बाकी के 55 करोड़ को थोड़े वक्त के बाद देने की बात की गई। लेकिन कुछ ही वक्त बाद कश्मीर का इशू उठने लगा, तो नेहरू और पटेल जी को लगा कि इस 55 करोड़ को रोक लेना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान इसी पैसे से हथियार खरीदेगा और हम पर ही उस हथियार को यूज भी करेगा। पर बाद में महात्मा गांधी के भूख हड़ताल करने के बाद पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए भी दे दिए गए। उस वक्त इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी। उस वक्त नेहरू जी, सरदार पटेल और भी कई स्ट्रांग लीडर्स थे। वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग में जिन्ना के बाद कोई भी स्ट्रांग लीडर ना तो आ सका और ना ही मिलिट्री ने आने दिया। 1947 से 1958
सिर्फ इन 10 से 11 सालों में पाकिस्तान के 7 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए, या फिर बोला जाए तो बदल दिए गए। और 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने तत्कालीन प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया और खुद प्रेसिडेंट बन बैठा। और देखा जाए तो यहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की। ये पहला बार था जब पाकिस्तान की गवर्नेंस को मिलिट्री ने ओवरटेक किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सस्पेंशन में चली गई और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में मिलिट्री का उदय हुआ। और इस डेंजरस हस्तक्षेप को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत सही भी ठहराया। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये सिद्धांत तब यूज किया जाता है जब कोई बात वैसे तो गलत हो, आमतौर पर गलत हो या अवैध हो, पर समय की मांग कहकर उस गलत बात को, उस गलत काम को भी सही ठहरा दिया जाए। उसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में शुरुआत तो हुई टेम्पोररी कंट्रोल से, पर पाकिस्तानी आर्मी को इस टेम्पोररी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद पाकिस्तान में आज तक 30 पीएम बने, पर आज की डेट तक किसी एक ने भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। किसी को मार दिया गया तो किसी का तख्ता ही पलट कर दिया गया। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया, पर आज तक पाकिस्तान की एक भी एजेंसी ये नहीं पता कर पाई कि इनके पीएम को मार कौन रहा है। इवन 2022 में इमरान खान को तो रैली में गोली मारी गई। पर सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी बड़े या पावरफुल हाथ के ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनके पीएम्स को कोई मार रहा है, कोई बड़े बड़े नेताओं को मार रहा है और एजेंसी पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर मार कौन रहा है और उससे भी बड़ी बात क्यों मार रहा है। दुनिया के किसी भी देश को अगर ग्रो करना है तो सबसे पहला पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पैसा, और पाकिस्तान को भी ग्रो करना था। पर शुरुआती दौर में पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं था। और ये सब चीज देखते हुए पाकिस्तान के लीडरशिप ने उस टाइम एक अलग ही रास्ता अपनाया। पाकिस्तान को ये मालूम था कि यूएस का साउथ एशिया में उस वक्त कोई भी दोस्त नहीं है, और साथ ही साथ यूएस को उस वक्त सोवियत संघ को कंट्रोल भी करना है, और उसके लिए यूएस को पाकिस्तान की हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। और यहीं पर पाकिस्तान को दिखता है एक बड़ा मौका, और वो पहुंच जाता है यूएस के पास उनको मदद देने के लिए और उनसे खुद की मदद करवाने के लिए। और यूएस को भी इस बात से ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि वो भी अंदर से यही तो चाहता था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूएस जो है वो दो तरीके से लड़ाई लड़ता है। पहला तरीका वो जिसमें वो डायरेक्टली कूद जाता है, कहने का मतलब जहां यूएस को ऐसा महसूस होता है कि उस लड़ाई में दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है, उस लड़ाई में वो खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम और इराक में किया था। पर जब उसे लगता है कि लड़ाई में डायरेक्टली कूदने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तब वो एक तरह से दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता है और फिर शैडो वार लड़ता है। यूएस का शैडो वार लड़ने का एक और भी कारण है कि अगर वो डायरेक्टली किसी भी कंट्री पर अटैक करता है तो वो लड़ाई डायरेक्टली वॉर में तब्दील हो जाएगी। उसे अनाउंस कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये यूएस की तरफ से वॉर का शुरुआत किया गया है। पर शैडो वार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से यूएस जो है वो ट्रेडिशनल वार नहीं करके शैडो वार करना ज़्यादा पसंद करता है। शैडो वार में यूएस जो है अलग अलग जगहों पर मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है, उनको फंडिंग भी करता है, जिससे वो अपना मकसद पूरा कर पाए। और दुनिया में कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप या फिर मुजाहिदीन ग्रुप अवेलेबल हैं जो कि पैसे लेकर किसी और की लड़ाई लड़ते हैं। और अगर आपको इसका अभी का एग्जाम्पल देखना है रिसेंट का, तो रसिया यूक्रेन का वार देख लीजिए। इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा रसिया ने पैसे देकर सीरियंस फाइटर को रिक्रूट किया, जिन्हें मर्सिनरीज भी कहते हैं। और ये मर्सिनरीज पैसे लेकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। और धीरे धीरे इसी तरह के शैडो वार के लिए पाकिस्तान इस पूरे एरिया का ट्रेनिंग सेंटर बन गया, और इन ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाया पाकिस्तानी मिलिट्री ने। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे उस वक्त सिर्फ दो ही सुपर पावर हुआ करते थे, एक तो यूएसए और दूसरा सोवियत संघ, जिसे अभी हम रसिया भी कहते हैं। सोवियत संघ का ही साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और इंडिया का झुकाव भी सोवियत संघ की तरफ ही था।
ऐसे में पाकिस्तान जो है वो यूएस को एक ऑप्शन की तरह देखने लगा। जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया ताकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार को बचाया जा सके, उस वक्त यूएस ने उसके इस आक्रमण को कोल्ड वॉर के रूप में लिया और साथ ही साथ सोवियत संघ के इस आक्रमण का विरोध भी किया। और यहीं से एंट्री होती है पाकिस्तान की। चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है, इसी वजह से अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों की ट्रेनिंग, हथियारों की सप्लाई और अमेरिकी फंडिंग को अफगानिस्तान पहुंचाने का मुख्य जरिया पाकिस्तान को बनाया गया। जियाउल हक, जो कि उस समय के पाकिस्तान के सैन्य शासक थे, उनके समय ही पाकिस्तान ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के जरिए अफगान मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और ISI ही CIA की फंडिंग को अफगान लड़ाकों तक पहुंचाने का माध्यम भी बन गया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान जिहाद का ग्लोबल ब्रांड बन गया। ISI और CIA की साझेदारी ने हजारों जिहादियों को ट्रेनिंग तो दी ही, साथ ही साथ हथियार और पैसों के साथ धार्मिक कट्टरता भी दी और यही नेटवर्क बाद में तालिबान और अलकायदा की नींव बनी और ओसामा बिन लादेन भी इसी दौर में अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को इन सब से क्या मिला। तो पाकिस्तान को अमेरिका से लाखों अरबों डॉलर की आर्थिक मदद तो मिली, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद का घर बन गया। पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य सहायता तो मिली, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई। सीमा पर अराजकता फैली और सबसे बड़ी बात, ISI की ताकत में भारी वृद्धि हुई, जिससे पाकिस्तान के खुद के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को गंभीर लॉस हुआ। देश के अंदर ही हथियार, अफीम और कट्टरपंथ का जाल फैल गया और ISI एक स्टेट विद इन द स्टेट बन गया। और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को 30 सालों से पालता आ रहा है। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. बोला जाए तो 1980 के दशक में पाकिस्तान को सोवियत अमेरिका युद्ध में अमेरिका का साथ देकर शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिला, पर लॉन्ग टर्म में उसे आतंकवाद, कट्टरपंथ के साथ साथ फॉरेन डिपेंडेंसी जैसी बीमारियां ही मिली और इन बीमारियों से पाकिस्तान आज भी जूझ रहा है। पाकिस्तान को अपनी इस गलती से उसी वक्त बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था, पर पाकिस्तान सीख ना सका और अमेरिका का जो टारगेट था सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर करने का, वो उस वक्त पूरा हो चुका। और फिर अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसका जो टारगेट था उस वक्त कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट हो चुका था और पाकिस्तान की आवश्यकता या ज़रूरत उस वक्त अब अमेरिका को बिल्कुल नहीं थी। और धीरे धीरे पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली एड या फिर सहायता कह ले, वो धीरे धीरे ना के बराबर हो गई। वो आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि 1989 में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो एड दी गई थी वो थी $452 मिलियन, पर वो 1998 तक घटकर सिर्फ $5.4 मिलियन ही रह गई। जिस वक्त बांग्लादेश और इंडिया अपना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को धीरे धीरे बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में लगे हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री दूसरे देशों से मिली हुई सहायता या एड की राशि को प्राप्त करके ही बहुत खुश होती थी। और अफगानिस्तान वार के खत्म होने के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया, उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, पर पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकी। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने 9/11 का अटैक करवाया, उस वक्त यूएस अलर्ट मोड पर आ गया और फिर से दोबारा ऐसा ना हो सके कभी, इसके लिए यूएस ने ठान लिया कि अब अलकायदा को खत्म करके ही रहना है। एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया जो अफगानिस्तान और सोवियत संघ के समय में हुआ था। पाकिस्तान को फिर से एड मिलना शुरू हो गया और पाकिस्तान की मिलिट्री खुश हो गई। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था कि वो बिना मतलब किसी और की लड़ाई को बार बार अपने ही सिर पर लेता जा रहा है। और पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट यूएस से एड मिलने के बावजूद खुश नहीं थे, क्योंकि एड से मिलने वाला जो भी पैसा था वो सिर्फ आर्मी तक ही पहुंच पाता था, कभी नीचे तक जा ही नहीं पाता करप्शन की वजह से। और चूंकि पाकिस्तान अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो जनता की जो गालियाँ थी वो भी सिर्फ नेताओं को ही मिलती थी।
इस बार भी यूएस ने पाकिस्तान को लगातार एड दिया, पर इस बार यूएस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस स्पेंड किया है। और तो और इतने साल कंटिन्यूअसली एड देने के बाद भी ये पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान की एड को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने हमारी सहायता के लिए कुछ किया ही नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये एड के पैसे तब तक बंद रहेंगे जब तक पाकिस्तान अपने टेरिटरी के अंदर बस रहे मिलिटेंट्स पर एक्शन नहीं लेगा। इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की इमेज पूरे वर्ल्ड में बहुत ख़राब हुई। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स जो आते थे थोड़े बहुत, वो भी कंप्लीट बंद हो। बाहर की कंपनीज इतनी अनस्टेबल जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज नहीं तो कल लॉस होना तय है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो खत्म हुई ही, साथ ही साथ टूरिज्म को भी बहुत बड़ा झटका लगा और ये बहुत बड़े फैक्टर्स है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स होने की। जब यूएस ने पाकिस्तान से दोबारा से मुंह मोड़ लिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति फिर से खराब हो गई। दुनिया में कई तरह के देश हैं, पर पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री बनकर रह गया। और तभी एंट्री होती है चाइना की। जिस तरह पाकिस्तान यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, उसी तरह पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और यही कारण है कि चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी। पर पाकिस्तान चाइना की डेब्ट ट्रैप स्ट्रेटजी को समझ नहीं सका। और ये ट्रैप ये है कि चाइना पहले मार्केट रेट से अधिक इंटरेस्ट पर लोन देता है। जो लोन आपको दूसरे देशों से 30 साल के टेन्योर के लिए मिलता है, उसी लोन को चाइना सिर्फ 15 सालों के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज़ के लिए चाइना लोन देता है, जैसे कोई प्लांट के लिए, तो बनाने वाले वर्कर से लेकर के कंपनी जो बनाती है वो चाइनीज़ ही होती है। और इस तरह से जो पैसा चाइना लोन देता है, वही पैसा वो उस देश की सरकार से कमाकर निकल भी जाता है। और ऑन पेपर वो लोन एज इट इज़ बना रहता है और लोन का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीमेंट के क्लॉज में चाइना ये बातें पहले से मेंशन करवा लेता है कि अगर वो कंट्री लोन की भरपाई नहीं कर पाई, तो वो जगह जहां वो पार्टिकुलरली डेवलपमेंट करवा रहे हैं वो चाइना की हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास पहुंच गया। और ऐसे ही चाइना अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने कब्जे में करता है। सीपेक के माध्यम से चीन को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तो मिला ही, साथ ही साथ ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच होने से चीन को मध्य एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में भी अपने व्यापार और सैन्य प्रभाव को बढ़ाने का अवसर मिल गया। वहीं पाकिस्तान को क्या मिला? तो पाकिस्तान को मिला कर्ज का बोझ। सीपेक परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चाइना से भारी मात्रा में कर्ज लिया, जिससे पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज लगभग $30 बिलियन तक पहुंच गया। और एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को इतने बड़े कर्ज को चुकाने में लगभग 40 साल लग जाएंगे। साथ ही साथ चीन के द्वारा बनाए गए पावर प्लांट की वजह से पाकिस्तान को बहुत महंगी बिजली भी खरीदनी पड़ रही है, जिससे पाकिस्तान के ही इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इमरान खान ने सीपेक का विरोध भी किया था। नो डाउट कि सीपेक से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुए, पैसा भी आया, जिससे पाकिस्तान खुश भी हुआ। बट एक्चुअल में ये एक डेब्ट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड्स और लोन्स के भरोसे ही चल रही है। इवन कि IMF ने भी पाकिस्तान को कई बार समझाया कि सीपेक से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो एड या लोन लेकर अपने देश को चलाना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है, पाकिस्तान के राजनेताओं की मजबूरी बन गई है। और यही कारण है कि किसी भी देश को बेगर शब्द कहकर नहीं बुलाया जाता, पर पाकिस्तान के केस में इस शब्द का यूज किया जाता है। इवन के इनके खुद के PM ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखिए कि beggars can't be choosers. Please understand that. पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एक दिन या एक साल में नहीं बनी, बल्कि ये दशकों के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। और इस मिसमैनेजमेंट की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की मिलिट्री।
दुनिया के किसी भी न्यूज़ आउटलेट को आप पढ़ लीजिए, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तान के मिलिट्री का पाकिस्तान में क्या रोल है। और पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देती है और हर साल ये बढ़ता ही चला जा रहा है। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सबसे ज़्यादा डिफेंस में ही जाता है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उन्होंने एक बुक लिखी है मिलिट्री INC, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा घुमा रही है और इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की इकलौती आर्मी है जो कि सीमेंट, कपड़े, इंश्योरेंस, मीट, फर्टिलाइजर्स सब कुछ बेचती है। आर्मी ही रियल एस्टेट को भी कंट्रोल करती है और रिटायरमेंट के बाद हर पाकिस्तानी जनरल को प्लॉट्स पर प्लॉट्स दिए जाते हैं। बात की जाए नेटवर्थ की तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। और अगर सिर्फ आर्मी के टॉप 100 ऑफिसर्स के वेल्थ की बात की जाए तो ये 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। इनके ऑफिसर्स के घर दूसरे कंट्रीज में हैं और इनके बच्चे वो बाहर के ही स्कूल्स या विदेशों में ही पढ़ाई करते हैं। वहीं एक आम पाकिस्तानी ये सारी चीज़ें अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। इवन कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे फाउंडेशंस और ट्रस्ट भी चलाती है और पूरे देश के प्रोडक्ट्स में से अधिकतर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की आर्मी ही ऑन करती है। बोला जाए तो गरीब देश की अमीर आर्मी। अगर आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा कि पाकिस्तान के इससे पहले के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, 2016 में इनकी वाइफ की वेल्थ 0 थी, यानी इनकी वाइफ के पास कोई वेल्थ नहीं थी। पर जब ये जनरल साहब रिटायर हुए तब इनकी वाइफ की वेल्थ लगभग 220 करोड़ थी। और अगर पूरी बाजवा फैमिली के वेल्थ को देखा जाए तो लगभग 1270 करोड़। कुछ ही सालों में इन्हें ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो इनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ये सारी चीज़ें तब पता चलती जब इनसे कोई पूछता, पर मीडिया से लेकर कोर्ट तक इनका ही कंट्रोल था, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का। इसलिए उस वक्त इन बातों का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। जहां एक आम पाकिस्तानी नागरिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, वहीं ये लोग हैं जो कि एक अलग ही लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं। इवन कि कई देशों के ऑब्जर्वर्स का तो ये मानना है कि अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान को ग्रो करना है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर में जो पाकिस्तान मिलिट्री या आर्मी का इन्फ्लुएंस है उसे खत्म करना पड़ेगा। पर इस डायरेक्शन में जैसे ही कोई नया कदम उठाया जाता है तो या तो उस कदम को रोक दिया जाता है या फिर उस कदम को खत्म ही कर दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट भी संभाल रही है और पाकिस्तानी आर्मी ही डेवलपर्स भी हैं। इनके पास 50 से भी ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ और कराची में 12,000 एकड़ की ज़मीन है, जो इन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। और गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो इनके हिसाब से नहीं चलता, ये उनको उस पोस्ट से ही निकाल देते हैं। करप्शन ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर के वर्तमान 2025 तक कई बड़े बड़े घोटालों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दलदल में ढकेल दिया। जैसे 1990 में मेहरान बैंक स्कैंडल, जो कि आपको मेहरान गेट के नाम से विकिपीडिया पर अवेलेबल मिल जाएगा। दूसरा 1994 से 1997 के बीच अगस्ता पनडुब्बी घोटाला, जो कि कराची अफेयर्स के नाम से विकिपीडिया पर अवेलेबल है। तीसरा 1998 से 1999 के बीच SGS घोटाला, जो कि करप्शन चार्जेस अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के नाम से विकिपीडिया पर अवेलेबल है। चौथा 2012 से 2018 के बीच नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट घोटाला, जो कि आपको डॉन के रिपोर्ट में मिल जाएगा। पांचवा 2016 से 2017 के बीच पनामा पेपर्स घोटाला, जो कि आपको BBC की रिपोर्ट में ही अवेलेबल मिल जाएगा। छठा इमरान खान और अल कादिर ट्रस्ट घोटाला, जो कि आपको द टाइम्स की रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने घोटाले हैं जो मैंने आपको बताए, जो कि फेमस घोटाले हैं। वैसे पब्लिक डोमेन पर ऐसे कई घोटाले हैं जो पाकिस्तान में पहले हो चुके हैं, होते आ रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो शायद जिसकी जानकारी किसी को है ही नहीं, अभी तक वो उजागर ही नहीं हो पाई। और इन सारे घोटालों ने मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है
कि इन घोटालों की मार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आम जनता को झेलना पड़ा। और अगर आप लोग नोट करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि घोटाला चाहे जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान या तो पाकिस्तान की मिलिट्री शामिल होगी या फिर ऐसे पॉलिटिशियंस या पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जिनका संपर्क साठगांठ पाकिस्तान के मिलिट्री या आर्मी के साथ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो चाहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन सुधरे, तभी जाकर ट्रेड हो पाएगा, प्रोडक्शन हो पाएगा, एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, तब जाकर डेवलपमेंट होना शुरू होगा। पाकिस्तान एक डिपेंडेंट कंट्री बनकर नहीं रहेगा। लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी या मिलिट्री ये कभी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए तो ये जो हजारों करोड़ का बजट लिया जाता है डिफेंस के नाम पे, जो पाकिस्तानी आर्मी या मिलिट्री लेती है, उन सारे डिफेंस के खर्चे पर क्वेश्चन मार्क्स उठना शुरू हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 2016 में मोदी जी नवाज शरीफ से मिले और उनके आते ही विद इन अ वीक पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हो गया। जब 2008 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था हम इंडिया के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखेंगे, जैसे ही ये बातें बोली गई, जैश-ए मोहम्मद ने टेररिस्ट अटैक कर दिया। और जब 1999 में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था, तो उस समय के पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने बिना अपने पीएम को बताए कारगिल का हमला करवा दिया और बाद में तख्ता पलट करके पीएम को ही हटा दिया। पाकिस्तान की जनता को एक्चुअली में एक अलग ही लेवल पर लूटा गया है। इनके चीफ जस्टिस ने डैम के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, डैम तो बना नहीं पर सारा का सारा पैसा जेब में चला गया। इवन कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के एक सीनियर ऑफिसर ने यूरोप में जाकर एक प्लेन को ही बेच दिया। बोला जाए तो डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसे जहां से मौका मिला, जैसे मौका मिला, उसने पाकिस्तान की जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा। अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो स्थिति है वो किसी एड या सहायता राशि से या फिर किसी लोन से नहीं, बल्कि जब पावर मिलिट्री के हाथों से हटाकर एक्चुअल में पॉलिटिशियंस के हाथों में आएगी तभी सुधरेगी। क्योंकि तभी जाकर प्रोडक्शन और साथ ही साथ एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जा सकेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तभी जाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने शुरू होंगे और तब जाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आना शुरू होगी। और पाकिस्तान को आज नहीं तो कल इस पर वर्क करना ही पड़ेगा। पर आखिरी में सिर्फ एक सवाल जो रह जाती है, जो मैं पूछना चाहता हूँ, इन सभी चीज़ों में आखिरकार पाकिस्तान की आम जनता, आम नागरिकों की क्या गलती है? तो ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।